आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ अपने देश में सर्व समाज में से गरीब लोग और उसमें भी खासकर बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग आते हैं, उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है और आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है। और इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व आपके राज्य में भी अब तक रही सभी पार्टियों की सरकारों की, खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने की वजह से इनके साथ हर स्तर पर हो रहे पक्षपात, अन्याय व अत्याचार आदि होने अभी तक भी बंद नहीं हुए हैं, रुके नहीं हैं। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इन वर्गों के लोगों को अर्थात SC, ST और OBC वर्गों के लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण यहाँ भारतीय संविधान में शिक्षा, सरकारी नौकरियों व राजनीति आदि में जो भी आरक्षण की सुविधाएं मिली हैं, तो उन्हें भी अब यहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत ही निष्प्रभावी बनाने व उन्हें धीरे धीरे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस बात का खास सबूत ये है कि केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह ही वर्तमान में चल रही बीजेपी की सरकार ने भी इनका आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है और इस मामले में स्टेट लेवल पर भी लगभग यही स्थिति आपके खुद के अपने राज्य में भी देखने के लिए मिल रही है। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्य सरकारों के भी ज्यादातर बड़े बड़े व महत्वपूर्ण कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए अधिकांश देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसकी खास वजह से ही अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से खासकर कांग्रेस व बीजेपी की अंदरूनी मिली भगत के तहत ही अब इन वर्गों का व विशेषकर दलितों एवं आदिवासियों का सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी काफी हद तक निष्प्रभावी ही बना दिया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी को संसद के अंदर व बाहर भी काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। इसके बारे में आप लोगों को वैसे ये मालूम है कि जब पदोन्नति में आरक्षण का मामला प्रभावहीन बना दिया गया, निष्प्रभावी बना दिया गया था, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर तो सरकार के ऊपर, जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के समय में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ ऐसी शर्तें लगा दी गई थी जिसकी वजह से आपका पदोन्नति में आरक्षण का मामला लगभग ना के बराबर ही रह गया था, निष्प्रभावी बन गया था। तो उसको पूर्व की स्थिति में लाने के लिए, फिर से प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने पिछली केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप संविधान में आप संशोधन लाएं और इसको फिर से प्रभावी बनाएं। लेकिन उस समय कांग्रेस के ऊपर हमने दबाव तो बहुत बनाया, बहुत संघर्ष करना पड़ा। राज्यसभा में तो हमको कामयाबी मिल गई थी, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की मिली भगत के कारण तो ये जो संवैधानिक संशोधन विधेयक था पदोन्नति में आरक्षण को लेकर,
ये पास नहीं हो सका। सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी सेंटर में आ गई, लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। तो इसकी जानकारी सब आप लोगों को भी है। इसके साथ साथ अब तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व इनके आरएसएस संगठन के लोग इनके आरक्षण की समीक्षा करने की आड़ में इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए आए दिन ये लोग कभी भारतीय संविधान की तो कभी आरक्षण की समीक्षा करने की ही बात करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, खासकर बीजेपी, कांग्रेस व अन्य उन सभी विरोधी पार्टियों को, चाहे उसमें आपकी अकाली दल भी है, वे अन्य उन सभी विरोधी पार्टियों को इस चुनाव में किसी भी कीमत पर आप लोगों को वोट देना नहीं चाहिए। जो ये पार्टियां अंदर अंदर एक होकर आपके आरक्षण को ही निष्प्रभावी बनाने व इसे पूर्ण रूप से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। इसके अलावा पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी तक भी हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है, और ना ये लोग हमें हर स्तर पर सुरक्षित नजर आ रहे हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा केंद्र सरकार के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। लेकिन इसे केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य में इसको लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, और ना ही अब वर्तमान में भाजपा सरकार भी इसे लागू कर पा रही है। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों की तरह आपके पंजाब राज्य में भी सर्व समाज में से खासकर गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफी ज्यादा दुखी व चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की लगातार चली आ रही गलत आर्थिक नीतियों के कारण यहाँ अपने देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आपके पंजाब प्रदेश में भी सर्व समाज में से सबसे ज्यादा यहाँ गरीब व मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग ही काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्यों की सरकारों से हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का विकास होने की बजाय यहाँ गरीब आम आदमी का विकास होना चाहिए। तभी सही मायने में यहाँ गरीब आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई तथा अपनी अन्य और सभी समस्याओं से भी काफी हद तक छुटकारा पा सकती है। इसके साथ ही जहां तक आपके प्रदेश सहित पूरे देश में गरीबी व बेरोजगारी को खत्म करने का सवाल है, तो इस मामले में केंद्र में अभी तक रही कांग्रेस, बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों ने जो भी केंद्रीय योजनाएं संचालित की हैं, तो उनके अब काफी वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इन योजनाओं से ना तो यहाँ की गरीबी व बेरोजगारी दूर हुई है और ना ही आम जनता की गरीबी व बेरोजगारी में कोई उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से यहाँ भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना पंजाब प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। अर्थात अब बिना रिश्वत दिए व लिए हुए भी यहाँ आपके प्रदेश में भी छोटे छोटे कार्य तक भी आसानी से नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का
मुख्य कारण हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अब तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में और आपके पंजाब प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों अर्थात कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से ही सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक व अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र व अधिकतर राज्यों में और आपके पंजाब प्रदेश में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही हैं, जिसके कारण ही पूरे देश में व आपके पंजाब प्रदेश में भी आज भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि यदि आप लोग अपने पंजाब प्रदेश में अपनी इन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को अपने राज्य में यहाँ कांग्रेस इन्हें अब यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने देना है, बल्कि इन पार्टियों के स्थान पर अब आप लोगों को अपने राज्य में भी यहाँ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही सत्ता में लाने का पूरा पूरा प्रयास करना होगा, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के आजाद होकर यहाँ सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहां सरकार बनाई है, और हमने वहां अपनी सभी चारों सरकारों के दौरान अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर तो वैसे तो वहां सर्व समाज के हितों का प्राथमिकता पहले हमने वहां सर्व समाज में से उन कमजोर वर्गों के लोगों को दी है, अर्थात उन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दी है, जिनके हर मामले में व हर स्तर पर वहां सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों में उनकी जातिवादी मानसिकता व सांप्रदायिक सोच के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी की सरकार ने तो जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनके हितों का तो प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है, लेकिन इसके साथ साथ हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि हमारे जो लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, वो शहरों में कस्बों में कम रहते हैं, देहातों में ज्यादा रहते हैं, और देहातों का विकास बिल्कुल भी वहां नहीं किया गया था, और खास तौर से वीकर सेक्शन की बस्तियों को तो विकसित नहीं किया गया था। लेकिन जब हमारी पार्टी वह पावर में आई, सत्ता में आई, तो हमारी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाले गरीब व मेहनत कश लोगों के जीवन स्तर को भी
सुधारने के लिए हमारी सरकार ने वहां बड़ी संख्या में देहातों को भी डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत वहां पक्की सड़कों, बिजली, पानी, शौचालय वे अन्य और सभी जरूरी सुविधाओं से जोड़ा है। और इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना के तहत हमने काफी बड़ी तादाद में वहां शहरों की वर्षों से उपेक्षित रही बस्तियों को भी विकसित किया है, जहां पर अधिकांश वीकर सेक्शन के लोग रहते थे, जिनकी तरफ विरोधी पार्टियों की सरकारों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। और इस मामले में खासकर हमने वहां दलित व अन्य पिछड़े वर्गों की बस्तियों के विकास का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिन गरीब लोगों के पास रहने के लिए अपने खुद के पक्के मकान नहीं थे, तो उन्हें भी हमने अपने सरकारी खर्चे से 2-2 कमरों के पक्के मकान भी बनाकर दिए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने तो वहां उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पास खेती करने के लिए अपनी खुद की जमीन नहीं थी, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने के लिए जाते थे, तो हमारी पार्टी की सरकार ने वहां किसी भी किसान भाई की उनकी जो प्राइवेट जमीन है 1 इंच भी जमीन लेकर हमने अपने भूमिहीन लोगों में नहीं बांटी थी, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास खेती करने के लिए जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए फ्री दिए हैं। इसके साथ ही हमने वहां बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने वहां सर्व समाज में से किसानों, मजदूरों, वकीलों, कर्मचारियों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों एवं अन्य कारोबार में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा वह लाभ पहुंचा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने वहां उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति भी नहीं होने दिया है। अर्थात हमारी सरकार ने जुल्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें वहां तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, जहां उनकी मेरी सरकार में सही व उचित जगह होती है। लेकिन इस मामले में दुख की बात यह है कि आपके पंजाब प्रदेश में खास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, कमजोर तबकों के जो लोग हैं, तो उनके ऊपर आए दिन यहाँ जुल्म जाती होती रहती है। हर स्तर पर आप लोगों के ऊपर जुल्म जाती होती रहती है। जब आप लोग न्याय के लिए थानों में अपनी FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं कि आपको न्याय मिले, तो आपको न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात रही, थानों में आपकी FIR तक भी दर्ज नहीं की जाती है। ये आपके पंजाब प्रदेश में ही नहीं, देश के अधिकांश राज्यों में, खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके मामले में यह हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ के पंजाब प्रदेश में भी काफी ज्यादा लोग इधर परेशान हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों शासनकाल के दौरान वहां सभी वर्गों के जान, माल व मजहब की भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हिफाजत की है। इसके साथ ही हमने अपनी सरकारों के समय में विकट परिस्थितियों में भी वहां कोई भी सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि पैदा नहीं होने दिए हैं। और ये हमारी सरकार की वहां कानून व्यवस्था के मामले में अभी तक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जिसको वहां की जनता आज भी याद कर रही है। इसके अलावा
अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खास तौर से महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी हमारी सरकार ने विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए इनकी ऐसी मानसिकता के चलते मेरा यहाँ इनके अनुयायियों को सावधानी के तौर पर यही कहना है कि इनके जन्मदिन व पुण्यतिथि आदि के मौकों पर विरोधी पार्टियों की केंद्र व राज्यों की सरकारें, विरोधी पार्टियों की चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की सरकारें हो, जो किस्म किस्म की नाटकबाजी करती हैं। आप लोगों ने देखा है कि वैसे ये लोग नफरत करते हैं, लेकिन इनके जन्मदिन के मौके पर, इनके पुण्यतिथि के मौके पर तो इनके वोटों के स्वार्थ में, इनके अनुयायियों के वोटों के स्वार्थ में तो फिर केंद्र की सरकार के लोग और जो विरोधी पार्टियां हैं राज्यों में उनकी सरकारों के लोग किस्म किस्म की जो नाटकबाजी करते हैं वो भी किसी से छिपा नहीं है। और साथ ही इनके स्मारक व संग्रहालय आदि भी बनाने की घोषणाएं भी करते रहते हैं तथा इनके घरों में जाकर नेता लोग खाना आदि भी खूब खाते हैं। तो ये सब केवल इनके अनुयायियों के वोटों को लेने का ही इनका एकमात्र अपना राजनीतिक स्वार्थ व हथकंडा होता है, जबकि वही दूसरी तरफ यहाँ सभी विरोधी पार्टियां इनके अनुयायियों व मानने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर इन्हें अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती है। इसके साथ साथ इनका बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण भी करती है, जो इनका ये सिलसिला अभी तक भी लगातार आपके पंजाब प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये सिलसिला अभी भी जारी है। और इस बात का वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार में घटित हुआ हैदराबाद का दलित छात्र रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है, जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। और अब संक्षेप में मेरा आप लोगों से यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने चारों शासनकाल के दौरान अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी अपने पंजाब प्रदेश में ऐसा ही वातावरण पैदा करना चाहते हैं, अर्थात यहाँ सर्व समाज व खासकर कमजोर वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने पंजाब प्रदेश में भी खुद अपनी पार्टी की ही सरकार बनानी होगी। और जब आपके पंजाब प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार बन जाती है तो तब फिर हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ आपके पंजाब प्रदेश में भी हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। इसके साथ ही आपके प्रदेश में सर्व समाज के सभी वर्गों व खासकर कमजोर तबकों एवं विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ समाज में सदियों से आज भी चली आ रही गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदल के यहाँ समता मूलक समाज व्यवस्था को भी स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपके पंजाब प्रदेश की जनहित व आपके क्षेत्र से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर जरूर दूर किया जाएगा। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि इस समय पूरे पंजाब के लोगों की जो मुख्य समस्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस समय पूरे पंजाब के लोगों की मुख्य समस्या यहाँ बेरोजगारी व नशे की लत की है। यहाँ बेरोजगारी व नशे की लत की है, ये दो प्रमुख समस्याएं हैं।
जिसके लिए यहाँ आपके राज्य में पूर्व की रही कांग्रेसी व वर्तमान में चल रही बीजेपी व अकालियों की ही सरकार पूरे तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। जबकि पंजाब की इन दोनों प्रमुख समस्याओं को लेकर हमारी पार्टी काफी गंभीर व चिंतित भी है। और आज मैं पंजाब की जनता को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि हमारी पार्टी यहाँ के पंजाब प्रदेश में सत्ता में आ जाती है तो फिर हमारी सरकार यहाँ जो भी नौजवान व बुजुर्ग लोग नशे के आदी हो गए हैं, जिससे वो खुद भी व उनका पूरा परिवार भी तबाह व बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे नशे के लत में डूबे लोगों को व खासकर नौजवानों को इससे निकालने के लिए यहाँ पंजाब में चल रहे नशे के धंधे को ही जड़ से खत्म कर दिया जाएगा जब हमारी पार्टी यहाँ पावर में आएगी। और इसके लिए इस नशे के धंधे को चला रहे बड़े बड़े माफियाओं को पकड़कर उन्हें फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब में खासकर बेरोजगार नवयुवकों को सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में उन्हें रोजी रोटी के साधन भी जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन ये सभी कार्य यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर ही पूरे किए जा सकते हैं। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि तमाम प्रकार के हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में चुनाव होने से कुछ समय पहले और चुनाव के दौरान भी अधिकांश यहाँ विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं, इनसे भी आप लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही आप लोगों को चुनाव के दौरान विरोधी पार्टियों के जारी किए गए प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के भी बहकावे में कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अपने ठंडे बस्तों में ही डलवा देती हैं। और इस बात का ताजा व खास उदाहरण ये है कि जब देश में इस बार 16वीं लोकसभा के आम चुनाव हुए थे, तो तब उस दौरान खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकार बनने पर देश की जनता को हर मामले में व हर स्तर पर अच्छे दिन दिखाने के लिए जो किस्म किस्म के चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से देश में खासकर गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी को खत्म करने, बिजली 24 घंटे व सस्ती देने, रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं सस्ती करने तथा मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों, छोटे कारोबारी लोगों की समस्याओं को दूर करने, गरीब बेघर लोगों को 2 कमरों के सरकारी फ्री मकान बनाकर देने आदि के साथ ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से पूरे देश के प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए देने का इनका ये भी मुख्य चुनावी वायदा था। ये बीजेपी के लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार ये किस्म किस्म के लुभावने वाले वायदे किए थे। लेकिन दुख की बात यह है कि सत्ता में आने के बाद इनके अब ये सभी चुनावी वायदे इनकी सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब भी हो गए हैं। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ही फिर इस सरकार व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले ने तो अब यहाँ पूरे देश के लगभग 90% गरीबों, मजदूरों, किसानों व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोगों को काफी बुरी तरह से तोड़कर रख दिया है। और ये लोग अभी भी पूरे ठीक ढंग से उभर नहीं पा रहे हैं। जबकि आम चर्चा के मुताबिक इन्होंने
ये नोटबंदी का फैसला लेने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये नोटबंदी का फैसला लेने से पहले ही अपनी पार्टी का वे अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी अरबों खरबों का काला धन सफेद करवा लिया था। इसे भी ध्यान में रखकर अब इन सभी दुखी व पीड़ित लोगों को इसकी सजा इसी चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी देना बहुत जरूरी है और इनके सहयोगी पार्टी यहाँ पर जो अकाली है उसको भी देना बहुत जरूरी है, वरना फिर जनता को आगे चलकर इससे भी ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही इन लोगों के हित व कल्याण के मामले में अन्य विरोधी पार्टियों का भी रवैया हमें ठीक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए ऐसे हालातों में अब इन लोगों को इस चुनाव में अपना वोट बहुत ही सोच समझकर केवल ऐसी पार्टी को ही देना है जो इनके हित व कल्याण के लिए अपने किए गए सभी वायदों पर पूरे तौर से खरी उतर सके और ये सब यहाँ बीएसपी की सरकार में ही संभव हो सकता है। इसके अलावा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के मामले में भी आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में नहीं बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है और ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने पंजाब राज्य के हित में भी अपने वोटों को सही पार्टी को ही देना है और आपकी सही पार्टी एकमात्र यहाँ आपकी अपनी बहुजन समाज पार्टी है, जिसे कामयाब बनाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन सबसे पहले सुबह उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए आप लोगों को जरूर जाना है। अपना वोट डालने के लिए आप लोगों को जरूर जाना है। इसके साथ ही आपका वोट अन्य कोई व्यक्ति ना डाल सके, इसका भी आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी प्रकार के लालच में आकर किसी भी कीमत पर अपना वोट गलत पार्टियों को नहीं देना, अपने वोट को बेचना नहीं है। किसी भी पार्टी को के लालच में आकर अपना वोट आपको जाया नहीं करना है। और अब अंत में मेरी आप लोगों से यही अपील है कि हमारी पार्टी ने यहाँ के पंजाब प्रदेश में जिन लोगों को भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है वो आप लोगों के बीच में यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद है। सामने इधर मंच पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और आप लोगों से ये वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो मेरी भी आप लोगों से इनकी तरफ से ये पुरजोर अपील है कि आप लोग बीएसपी के अपने इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको भारी मतों से जरूर कामयाब बनाएं। ऐसी मैं अपील करते हुए अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।